और हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी कनाडा न्यूज वीडियो में। भारत और यूरोप के बीच एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते जिसे इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए कहा जा रहा है के बारे में दुनिया भर की अर्थव्यवस्था की निगाहें टिकी हुई है। यह सौदा सिर्फ आर्थिक समझौता नहीं है, बल्कि वैश्विक जियोपॉलिटिक्स, व्यापार रणनीति, निवेश प्रवाह, रोजगार निर्माण और तकनीकी साझेदारी के संदर्भ में नई दिशा तय करने वाला है। पिछले 18 वर्षों में जारी बातचीत अपने अंतिम अंतिम चरण में है और यह सौदा संभवतः जनवरी 2026 में औपचारिक रूप से घोषित या हस्ताक्षरित होने की कगार पर है। इसे भारत के वाणिज्य मंत्री मदर ऑफ ऑल डील्स सबसे बड़ी डील बताया है। इस विस्तृत रिपोर्ट में हम जानेंगे इस समझौते की पृष्ठभूमि और विकास, दोनों पक्षों के प्रमुख मुद्दे, इसके अलावा भारत के लिए फायदे, आर्थिक और राजनीतिक सामाजिक आलोचनाएं और चुनौतियां, रणनीतिक अवसर और भविष्य की संभावनाएं। भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक संबंध दशकों से चले आ रहे हैं। यूरोपीय संघ ईयू भारत का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है और भारत के लिए ईयू सबसे बड़ा गुड्स सामान व्यापार भागीदारी रहा है। यूरोपीय संघ अपने जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद में दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक समूह में से एक है, लगभग 18 से 22 ट्रिलियन डॉलर के आसपास, और इसकी आबादी लगभग 450 मिलियन से अधिक है। हालांकि भारत और यूरोप के बीच व्यापार पहले से ही हुआ करता था, लेकिन यह मुक्त व्यापार समझौता एफटीए कभी भी इतनी विस्तृत और गहरी रूपरेखा में नहीं हुआ था। यह सौदा इन वार्ताओं की पहली वास्तविक रूप से व्यापक कोशिश है, जिसे लगभग 2 दशक से अधिक समय में अंतिम रूप देने की कोशिश हो रही है। भारत और ईयू की बातचीत लगभग 2007 से शुरू की थी, लेकिन नियमों, टैरिफ, बाजारों के खुलासे, सेवाएं, निवेश और विवाद समाधान जैसे जटिल मुद्दों के कारण दोनों पक्षों में लंबी बातचीत होती रही। बातचीत में कई रुकावटें हुई और पुनरारंभ होते रह दौर हुए। हालात के हाल के वर्षों में वैश्विक व्यापार के नए स्वरूपों, अमेरिका के संरक्षणवादी कदमों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के पुनर्गठन और टैरिफ युद्ध के कारण यह सौदा और भी अधिक महत्वपूर्ण बन गया। भारत और ईयू मुक्त व्यापार समझौता सिर्फ टैरिफ कम करना नहीं है, यह कई व्यापक विषयों को कवर करता है। जैसे पहला, सभी 27 ईयू देशों के लिए बाजार पहुंच। यह समझौता ईयू के सभी 27 देशों को एक ही फ्रेमवर्क से जोड़ता है, जिससे भारत को यूरोपीय बाजार तक आसान और व्यापक पहुंच मिलती है। टैरिफ में कटौती, इस सौदे के अंतर्गत अधिकांश आयात शुल्कों को समाप्त किया जाना प्रस्तावित है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी। भारत सेवाओं का बड़ा निर्यातक है, जैसे आईटी, बीपीओ, व्यावसायिक सेवाएं, और यह समझौता इन क्षेत्रों को भी जोड़ देगा। निवेश सुरक्षित करने के उपाय, विदेशी निवेश सुरक्षा के प्रावधान भारतीय उद्योगों को यूरोपीय निवेशकों के साथ बेहतर साझेदारी और वित्त पोषण के अवसर देंगे। नियामक संरेखण और मानकीकरण, व्यापार के लिए नियम और मानकों का संरेखण होगा, जिससे व्यापार में आसानी और बाधाएं कम होगी। भारतीय कंपनियों का भारतीय कंपनियों को यूरोप के बड़े बाजार में बिना टैरिफ बाधा के सामान और सेवाएं निर्यात करने में मदद मिलेगी। इससे वस्तुओं और जैसे टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटो पार्ट्स, मशीनरी और आईटी सेवाओं को बड़ा विस्तार मिलेगा। अब ज्यादा व्यापार का मतलब ज्यादा उत्पादन, और ज्यादा उत्पादन से रोजगार की जरूरत पड़ेगी, खासकर लेबर और गहन क्षेत्रों और वस्त्र चमड़ा निर्माण में रोजगार के मौके बढ़ेंगे। ईयू कंपनियां नियो द्वारा भारत में निवेश वृद्धि होने की संभावना है। इससे न केवल पूंजी पूंजी आएगी, बल्कि तकनीकी साझेदारी और आर डी प्रयास भी मजबूत होंगे। यह समझौता भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक आकर्षक केंद्र बनने में मदद करेगा, खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स दवाइयाँ और इंजीनियरिंग सामान के क्षेत्र में। भारत को यूरोपीय बाजारों में
निर्यात बढ़ाकर चीन पर निर्भरता घटाने का अवसर मिलेगा, जो आज वैश्विक राजनीति और व्यापार के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। इस सौदे में कृषि क्षेत्र को कुछ हद तक शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह भारत के बड़े कृषि जनाखंडों के लिए राजनीतिक रूप से संवेदनशील विषय है। ईयू का कार्बन बोर्ड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भारत जैसे देशों के भारी उद्योगों के लिए चुनौती पेश कर सकता है। इससे लेकर भारत को अपनी अपील पॉलिसियों पर काम करना पड़ेगा। ईयू देशों द्वारा उच्च श्रम पर्यावरण मानकों की मांग भारत के छोटे मध्यम उद्यमों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। बाजार खोलने से प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। कुछ घरेलू उद्योग, खास तौर पर कुछ कृषि और स्थानीय उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में संघर्ष कर सकते हैं। समझौते के समर्थकों का कहना है कि यह भारत को वैश्विक आर्थिक बाजार में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। हालांकि आलोचक इसे एक तरफा वर्चस्व वाला समझौता भी मानते हैं, जिसमें उच्च मानकों के कारण छोटे उत्पादकों और राज्यों को नुकसान हो सकता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यूरोपीय सीबीएम जैसे नियम भारतीय उत्पादन लागत को बढ़ा सकते हैं और कुछ उद्योगों के निर्यात प्रतिस्पर्धा पर असर डाल सकते हैं। यह समझौता सिर्फ वो व्यापार नहीं है, यह वैश्विक रणनीति साझेदारी और सुरक्षा सहयोग के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। भारत और यूरोप की साझेदारी से वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक नया पोल बन सकता है, जो अमेरिका और चीन के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। यह समझौता भारत के लिए एक ग्लोबल गेम चेंजर साबित हो सकता है, जो न केवल व्यापार बल्कि तकनीकी साझेदारी, निवेश, रोजगार और वैश्विक आर्थिक नेतृत्व की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत और यूरोप के रिश्ते केवल आधुनिक काल के नहीं है, इनकी जड़ें सैकड़ों साल पुरानी है। मसालों के व्यापार से लेकर कपास, रेशम और हस्तशिल्प तक भारत सदियों से यूरोप के लिए एक अहम व्यापारिक केंद्र रहा है। हालांकि आधुनिक दौर में भारत और यूरोप के व्यापारिक रिश्तों को औपचारिक रूप से मजबूती मिली 1990 के दशक के बाद, जब भारत ने आर्थिक उदारीकरण लिबरलाइजेशन की नीति अपनाई। यूरोप संघ यानी यूरोपियन यूनियन ईयू दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक और राजनीतिक संगठनों में से एक है। इसमें वर्तमान में 27 देश शामिल हैं, जिनमें शामिल हैं जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, पोलैंड और अन्य यूरोपीय देश। इन देशों की कुल आबादी लगभग 45 करोड़ से ज्यादा है और संयुक्त जीडीपी करीब 18 से 20 ट्रिलियन डॉलर के आसपास मानी जाती है। यानी यह दुनिया की सबसे बड़ी सामूहिक अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आज की तारीख में यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा या दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत और ईयू के बीच वार्षिक व्यापार 120 अरब डॉलर से अधिक का है। ईयू भारत में विदेशी निवेश एफडीआई का एक बड़ा स्रोत भी है। भारत यूरोप को मुख्य रूप से ये चीजें निर्यात करता है, जैसे फार्मास्यूटिकल्स जैसे दवाइयाँ और टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स, आईटी और सॉफ्टवेयर सेवाएं, ऑटो पार्ट्स और इंजीनियरिंग उत्पाद, केमिकल्स और ज्वेलरी। वही यूरोप से भारत में आयात होता है मशीनरी, हाईटेक उपकरण, मेडिकल डिवाइसेज, ऑटोमोबाइल्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी और एनर्जी सोलुएंस। इसके बावजूद दोनों पक्षों को लगता रहा है कि व्यापार की वास्तविक क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाया। अब यह समझना जरूरी है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता आखिर होता क्या है। एफटीए के तहत देशों के बीच आयात निर्यात पर लगने वाले टैक्स टैरिफ कम या खत्म हो किए जाते हैं। व्यापार से जुड़ी बाधाएं घटाई जाती हैं, सेवाओं और निवेश को भी बढ़ावा दिया जाता है। कंपनियों को नए बाजारों में आसानी से प्रवेश मिलता है। मतलब साफ है, सामान सस्ता होता है, व्यापार बढ़ता है, उद्योगों को नए अवसर मिलते हैं। भारत ने इसे इससे पहले भी कई देशों के साथ एफटीए किए हैं, जैसे कि एशियान देशों के साथ, यूएई के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ। लेकिन ईयू के साथ एफटीए इन सभी से कहीं ज्यादा बड़ा और जटिल है।
भारत और यूरोपीय संघ के बीच एफटीए पर बातचीत की शुरुआत साल 2007 में हो शुरू हुई थी। उस समय इसे बोर्ड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट बीटीआईए कहा गया। शुरुआत में दोनों पक्षों को उम्मीद थी कि यह समझौता 2 से 3 साल में पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। टैरिफ को लेकर मतभेद। ईयू चाहता था कि भारत ज्यादा से ज्यादा सेक्टर्स खोले। भारत अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा चाहता था। कृषि में करोड़ों लोग खेती पर निर्भर है। यूरोप की कृषि सब्सिडी भारत के किसानों के लिए खतरा मानी गई। ईयू दवाइयों और पेटेंट का पर सख्त नियम चाहता था। भारत सस्ती दवाओं के उत्पादन में लचीलापन चाहता था। भारत चाहता था कि आईटी प्रोफेशनल्स को यूरोप में काम करने में आसानी हो। ईयू इस पर सीमित सहमति देता रहा। ईयू उच्च पर्यावरण और श्रम मानकों पर जोर देता रहा। भारत इसे विकसित देशों के लिए मुश्किल मानता रहा। इस इन तमाम कारणों से 2013 के बाद बातचीत लगभग ठप हो गई। करीब 9 साल के अंतराल के बाद साल 2022 में भारत और ईयू ने एफटीए पर बातचीत फिर से शुरू की। इसके पीछे कई बड़े वैश्विक कारण थे। यूरोप और दुनिया के कई देश अब चीन पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहते। भारत को एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में देखा जाना जाने लगा। कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को सिखाया कि सप्लाई चेन को विविध बनाना जरूरी है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन चुका है। वैश्विक राजनीति में नए गठजोड़ बन रहे हैं और भारत ईयू साझेदारी को रणनीतिक रूप से अहम माना जाता रहा है। ईयू के शीर्ष नेताओं ने और भारत सरकार ने इस समझौते को मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहा कश क्योंकि यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा एफटीए होगा। इसमें 27 विकसित देशों का एक बड़ा बाजार खुलेगा। यह सिर्फ व्यापार नहीं ही बल्कि निवेश, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट और रणनीति से जुड़ा है। इसका असर दशकों तक भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। टैरिफ यानी आयात निर्यात पर लगने वाला टैक्स। जब कोई भारतीय उत्पाद यूरोप जाता है, उस पर टैक्स लगता है, जिससे वह महंगा हो जाता है। एफटीए का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि टैरिफ कम या खत्म किए जाए ताकि व्यापार बढ़े। भारत ईयू समझौते में क्या प्रस्ताव है? ईयू भारत से आने वाले लगभग 90 से अधिक उत्पादों पर टैरिफ खत्म या काफी कम करेगा। भारत भी यूरोप से आने वाले कई उत्पादों पर चरणबद्ध तरीके से टैरिफ लगाएगा। यह भारत का एक बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। यूरोप भारतीय कपड़ों का बड़ा बाजार है। टैरिफ हटने से भारतीय कपड़े बांग्लादेश और वियतनाम से ज्यादा प्रतिस्पर्धी होंगे। लाखों नए रोजगार की संभावना है। भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। सस्ती और गुणवत्तापूर्ण भारतीय दवाइयों की यूरोप में मांग। ये टैरिफ घटने से भारतीय दवाएं और सस्ती होगी। हेल्थ सेक्टर को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। भारत के ऑटो पार्ट्स यूरोप में पहले से लोकप्रिय। टैरिफ कम होने से निर्यात में तेज उछाल। एमएसएमई सेक्टर को फायदा। यूरोपीय संघ भारत में विदेशी निवेश एक बड़ा प्रमुख स्रोत है। इस समझौते में निवेश सुरक्षा के नियम, विवाद समाधान तंत्र, पारदर्शी नीतियां शामिल होगी, जिससे यूरोपीय कंपनियां भारत में फैक्ट्री यहाँ लगाएगी। मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन एनर्जी में निवेश बढ़ेगा। मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी। भारत में 50% से ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है। छोटे किसान सबसे संवेदनशील। यूरोप के कृषि उत्पाद बाहरी सब्सिडी वाले, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी। कई कृषि उत्पादों को एफटीए से बाहर रखा जा सकता है या सीमित मात्रा में ही बाजार खोला जाएगा। यह भारत के किसानों की सुरक्षा के लिए जरूरी माना गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज वीडियो में। के लिए टाटा बाय बाय। इस इंटरेस्टिंग ऐसी न्यूज़ के लिए पेज को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज वीडियो।